एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत इम्पोर्टेंट डे था वो मेरे लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है जिस किसी के भी लाइफ में ये दिन आता है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, एक एक पल मुझे याद है उस दिन का, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आज उस बात को 1.5 साल हो गए हैं। 30 दिसंबर को जस्ट मेरा बेबी 18 मंथ्स कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी मुझे इतने अच्छे से सब कुछ याद है कि मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं कि कैसा था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ ये भी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा नॉलेज दूं। अगर आपका डिलीवरी होने वाला है, अगर आपको पूरा नॉलेज रहेगा तो आप उतना घबराओगे नहीं और सही टाइम पे आप सही डिसीजन ले पाओगे। मेरा जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था उससे मुझे यही लगा कि अगर कोई डिलीवरी के लिए जाता है तो उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाने के बाद अगर सही टाइम पे आप सही डिसीजन न लोगे तो केस बिगड़ भी सकता है। इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरी जानकारी दूं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चलिए अब मैं आपके साथ अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस था। जो भी होता था मेरे साथ प्रेगनेंसी टाइम पे, मैं हर चीज को गूगल करती थी, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो अल्ट्रासाउंड का, या फिर डॉक्टर का कोई सजेशन हो। मेरा ये आदत था कि मैं हर चीज गूगल करके अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर पाऊं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है सही हो रहा है। आज के डेट में ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए जो भी आपके साथ हो रहा है, या फिर कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हो। मेरा ये 9 मंथ का जो एक्सपीरियंस था प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा रहा। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा जो एज पर LMP डिलीवरी डेट था वो था 3 जुलाई 2020, लेकिन एज पर अल्ट्रासाउंड हमेशा मेरा डिलीवरी डेट थोड़ा पहले आता था। मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही थी मैंने उसी डॉक्टर को शुरुआत से लेके अंत तक दिखाया। जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ उसके अकॉर्डिंग जो मेरा डिलीवरी डेट आ रहा था वो था 28 जून 2020। तो डॉक्टर ने मुझे 25 जून तक का टाइम दिया कि अगर तुम्हें नॉर्मल नेचुरल लेबर पेन आता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम 26 जून को एडमिट हो जाना। मैंने शुरुआत से ही अपने आप को दोनों चीज के लिए रेडी करके रखा था, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एज वेल एज C सेक्शन के लिए। बट मैं चाहती थी कि मेरा बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो। तो मैंने लास्ट मंथ में बहुत सारा एक्सरसाइज किया, स्क्वाट्स किए, जो कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपका हेल्प करता है। जब डॉक्टर ने मुझे लास्ट 5 डेज का टाइम दिया कि अगर तुम्हें लेबर पेन आता है तो ठीक है, अदरवाइज एडमिट हो जाना, बट मैं एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में पूरी तरह से रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मुझे नेचुरल पेन आए और मैं लेबर प्रोसेस के थ्रू एडमिट हूँ। जब मुझे 25 जून तक कोई लेबर पेन नहीं आया तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई। तो फिर उन्होंने मेरे बेबी का हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक किया और फिर एक स्कैन किया जिसमें हाफ एन आवर तक बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर किया जाता है। वो रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर तुम चाहो तो कल एडमिट हो जाओ, अदरवाइज फिर एक अल्ट्रासाउंड करा लो जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि सब कुछ ठीक है, तभी मैं वेट कर पाऊंगी कुछ दिन, अदरवाइज मैं यही बोलूंगी कि कल एडमिट हो जाओ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं एडमिट होने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। मैं चाहती थी कि नेचुरल लेबर पेन आए। तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई। जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड था वो 25 जून को हुआ और जो उसमें फिर डिलीवरी डेट आया वो 2 जुलाई आया। जब मैंने ये रिपोर्ट डॉक्टर को 26 को दिखाया तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब कुछ दिन और वेट करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि 29 जून तक मैक्स वेट करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 29 को तुम एडमिट हो जाना, इससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं लूंगी। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने बहुत सारा केस देखा है, 9 मंथ तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन एट द एंड अगर सही डिसीजन न लिया जाए तो केस बिगड़ भी सकता है। इसलिए मैं 29 जून तक ही वेट कर पाऊंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एडमिट हो जाना, अदरवाइज अगर तुम वेट करना चाहती हो तो पूरी तरह से ये तुम्हारा रिस्क होगा। इतना सुनने के बाद फिर मैंने अपने मन को बना लिया। मैं घर आने के बाद स्क्वाट्स वगैरह सब कुछ किया 2-3 दिन तक, लेकिन कोई लेबर पेन नहीं आया। थोड़ा बहुत दर्द होता था लेकिन वो तुरंत चला जाता था, तो लेबर पेन का साइन बिल्कुल नहीं था।
29 जून को फिर मैं एडमिट होने के लिए रेडी हो गई। जब 29 जून आया, मैं हॉस्पिटल गई एडमिशन के लिए। उस समय कोविड का टाइम था, तो हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ एक ही कोई अलाउड था, तो मेरे हस्बैंड गए थे। मेरी सासू माँ फिर नहीं गई थी, क्योंकि घर पे भी एक कोई चाहिए थे घर पे संभालने के लिए सब कुछ। तो मैं और मेरे हस्बैंड फिर हॉस्पिटल गए। सारा पेपर फॉर्मेलिटीज करने के बाद मैं एडमिट हो गई वहां पे। फिर उन्होंने मुझे एक रूम में ट्रांसफर किया, जिस रूम में कुछ पेशेंट्स थे नॉर्मल डिलीवरी वाले, जहाँ पे लेबर इंड्यूस किया जाता है। तो मैं उस रूम में चली गई, मुझे एक बेड मिला। वहाँ पे लगभग इस तरह का 10-12 बेड था। जब मैं एडमिट हुई तो मेरा कुछ टेस्ट हुआ। जो टेस्ट बेबी का हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है वो भी टेस्ट हुआ। सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी वो इस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर थी, तो मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। लंच टाइम के बाद जब डॉक्टर विजिट पे आई तो उन्होंने लेबर इंड्यूस करने के लिए कहा मेरे पे। तो फिर जो भी डॉक्टर वहाँ ड्यूटी पे थे उन्होंने एक पिल के थ्रू लेबर इंड्यूस किया सर्विक्स में। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हम लगभग 4 से 5 घंटा वेट करेंगे। अगर उसके बाद भी लेबर पेन नहीं उठा तो फिर एक और पिल इंड्यूस करेंगे। उन्होंने कहा कि मैक्स टू मैक्स हम 3 पिल इस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पिल था वो अराउंड 3 PM इंड्यूस किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं था, और वहाँ पे आप कोई भी रिलेटिव से मिलना हो तो सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग आवर पे ही मिल सकते हो। तो मुझे ये चीज पहले से नहीं पता था, उस हॉस्पिटल का ये रूल था। जब मैं उस रूम में चली गई मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं थी कि अब मैं अपने हस्बैंड से कोई बात नहीं कर पाऊंगी, कोई डिसीजन के लिए उनको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी फेस टू फेस। अभी अगर आपको कोई इमरजेंसी नीड हो तो फिर आप बुला के बाहर बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैंने सोचा चलो वेट करते लेबर पेन का। उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी लेबर पेन नहीं हुआ। शाम में फिर डॉक्टर विजिट पे आई, तो फिर जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे थी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पेन इन्हें नहीं आया तो एक और लेबर पेन के लिए पिल इंड्यूस करे अराउंड 11:30 PM। फिर रात में 11:30 बजे के आसपास अगेन एक और पिल इंड्यूस किया गया। ये मेरा सेकेंड पिल था। जैसा मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था मैक्स टू मैक्स 3 पिल इंड्यूस किया जाता है, तो ये सेकेंड पिल था। तो मुझे लग रहा था कि होप सो अब इसके बाद शायद लेबर पेन आ जाए। पूरी रात मैं आराम से सो गई, ऐसा कुछ भी पेन नहीं आया, इतना सा भी पेन मैंने फील नहीं किया। उसके बाद जैसे जैसे रात बीत रहा था वैसे वैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे चीज चल रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल पेन नहीं आ रहा है, क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, जो फर्स्ट डॉक्टर ड्यूटी पे आई अराउंड 6 AM, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कोई लेबर पेन नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि एक और पिल इंड्यूस करके देखते हैं, हो सकता है इस बार आ जाए। लेकिन मेरा मन अंदर से पता नहीं क्यों मान नहीं रहा था पिल इंड्यूस कराने को। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सी सेक्शन के लिए जाऊंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अगर आप डिलीवरी प्रोसेस के लिए जा रहे हो तो आपको अपना माइंड सेट दोनों चीज के लिए रेडी करना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो। क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें हमारा बेबी सेफ चाहिए अपने हैंड में। उस चीज के लिए आपको दोनों चीज के लिए रेडी होना चाहिए। कभी भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही कराओगे, सी सेक्शन नहीं कराओगे चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे, आप दोनों चीज के लिए रेडी रहे। जब वो सिचुएशन आता है आप डॉक्टर की भी बात सुने, प्लस आपको खुद भी नॉलेज रहेगा, तो आप खुद भी अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। वो जो रात मैंने हॉस्पिटल में बिताया, मेरे अंदर से बार बार आवाज आ रही थी कि अगर मुझे कोई पेन नहीं उठा तो मुझे सी सेक्शन करवाना चाहिए। जैसे ही सुबह 6 बजे फर्स्ट डॉक्टर विजिट पे आई, मैंने उनको बोला कि मुझे कोई लेबर पेन नहीं हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, कुछ देर रुक के थर्ड पिल इंड्यूस करेंगे, हो सकता है फिर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सी सेक्शन ही कराना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि अगर तुम इतना वेट कर चुकी हो तो क्यों ना एक और पिल इंड्यूस करा के देख लो, हो सकता है अब लेबर पेन आ जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आ रहा था कि सी सेक्शन ही अब मुझे कराना है। फिर मैं बाहर गई अपने हस्बैंड से मिलने, मैंने उनसे सब कुछ डिस्कस किया। फिर मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोली कि भगवान का नाम लो और जो तुम्हें सही लग रहा है तुम करो, मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम फील कर सकती हो कि तुम्हारे लिए अभी क्या सही है। बस इतना सुनते ही मैंने अपना मन बना लिया कि अब तो मुझे सी सेक्शन ही कराना है।
और फिर जो डॉक्टर उस समय ड्यूटी पे थी उनको मैंने बोल दिया कि आप सी सेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, मैं सी सेक्शन ही कराऊंगी। उस दिन सी सेक्शन के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे, लगभग मुझे याद है 10 से 12 पेशेंट वेट कर रहे थे सी सेक्शन के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सी सेक्शन होने में लगभग शाम हो जाएगा या फिर हो सकता है कि डिले हो जाए एक दिन और, कल सुबह हो। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जिस डॉक्टर को शुरुआत से दिखा रही थी वो उस हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर थी। जैसे ही ये न्यूज उन तक पहुंचा कि मैं सी सेक्शन करवाना चाहती हूँ, वो मॉर्निंग में जब हॉस्पिटल आई ड्यूटी के लिए तो उन्होंने सबसे पहले मेरा ही सी सेक्शन किया। आई डोंट नो वाई उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट क्यू पे थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहला सी सेक्शन 30 जून को मेरा ही किया। मैं आपको बता नहीं सकती, जब सी सेक्शन के लिए मैं ऑपरेशन थिएटर में घुस रही थी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या होगा, कैसे होगा, क्या मेरा ये डिसीजन सही है, मुझे नॉर्मल प्रोसेस के लिए वेट करना चाहिए था या फिर ये सी सेक्शन वाला डिसीजन सही है कि नहीं। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत जोरों से दिल धड़क रहा था और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इतने सारे पेशेंट्स अभी वेट कर रहे सी सेक्शन के लिए, ये अचानक से मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस समय तक मैंने अपनी डॉक्टर को नहीं देखा था कि वो हॉस्पिटल आ चुकी है। तो मैं भगवान से ये भी प्रे कर रही थी कि प्लीज भगवान जी, जो भी हो वही डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करे। अगर आपने शुरुआत से एक ही डॉक्टर को दिखाया है तो आप उससे बहुत कंफर्टेबल होते हो और आप यही चाहोगे कि वही डॉक्टर आपका ऑपरेशन करे, क्योंकि एक तरह से एक विश्वास हो जाता है उस डॉक्टर पे, उनकी बातों पे, और वो जो भी आपके लिए करेगी सही करेगी, क्योंकि शुरुआत से उन्होंने आपका सारा रिपोर्ट्स देखा है, आपको वो पर्सनली अब तक जानने लग जाती है। तो मैं भी बहुत कंफर्टेबल थी उनके साथ। और मैं यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी में जिस डॉक्टर से शुरुआत से दिखा रहे हैं उन्हीं डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप एडिशनल एक रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो एक और डॉक्टर को दिखा सकते हो, लेकिन जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, जिस पे आपका विश्वास है, आप डिलीवरी उन्हीं से कराएं। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसी मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा था। फिर मुझे वो बेड पे लेटाया गया जो हम मूवीज में देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का बेड ऐसा होता है, सच में वो बेड वैसा ही था। ऊपर से डायरेक्ट एक लाइट था इतना बड़ा और उस बेड पे लेटाया गया मुझे। जब मैं वहां अंदर गई तो वहां कोई और ही डॉक्टर थी और कुछ नर्स थे। फिर जो डॉक्टर वहां पे थे उन्होंने मुझे बैठाया, एक पिल्लो दिया और इस तरह से पिल्लो पे अपना वजन रखने को कहा और अपने बॉडी को पूरी तरह से लूज छोड़ देने को कहा। मैंने वैसा ही किया जैसे डॉक्टर ने कहा और फिर उन्होंने पीछे बैकबोन पे नीचे तरफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया। ये इंजेक्शन देने के बाद आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कुछ भी फील नहीं करता, जिसके बाद आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी पूरी तरह से वर्क करेगा, सब कुछ आप सेंस कर पाओगे, सब कुछ देख पाओगे जो भी हो रहा है। जैसे ही मुझे वो एपिड्यूरल का इंजेक्शन मिला उसके बाद मुझे लेटा दिया गया और फिर मुझे पता ही नहीं चला, तुरंत ही पूरी तरह से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो सेंस था, काम कर रहा था, जो टच का फीलिंग था वो पूरी तरह से चला गया। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है और अचानक से मैंने देखा कि मेरी डॉक्टर अंदर आ चुकी है। जैसे ही मैंने ये देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अंदर से बहुत खुश हो गई। उसके बाद मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। लगभग 10:30 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। जब डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रही थी, जिस डॉक्टर को मैंने हमेशा से दिखाया था, वो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करते समय एक ही बात बोला कि बेबी अंदर पॉटी कर दिया है। अगर तुम सही टाइम पे सी सेक्शन का डिसीजन नहीं लेती तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता था। ये सुनते ही मेरे दिल को बहुत शांति मिला कि मैंने सी सेक्शन का डिसीजन लिया, क्योंकि उस समय तक मैं कंफ्यूज थी कि मैंने ये डिसीजन सही लिया नहीं लिया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ये बात मुझसे कही मेरे दिल को बहुत शांति मिला कि मैंने सही डिसीजन लिया सी सेक्शन का। ये बात सही कहा जाता है, जो मदर एक फील करती है वो कोई और फील नहीं कर सकता है। इसलिए ये डिसीजन आपको लेना चाहिए कि आपको किस टाइम पे क्या सही लग रहा है और साथ ही साथ आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओ, जो बहुत जरूरी है। लगभग 10:52 में मेरा बेबी हो गया।
मुझे पता ही नहीं चला मेरा बेबी हो गया, क्योंकि कोई आवाज नहीं आया। अचानक से 11 बजे मुझे आवाज आ रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा बेबी हो गया? तो उन्होंने बोला बेबी तो कब का हो चुका है। तो फिर उन्होंने लाके मुझे दिखाया, मुझसे पूछा क्या है बताओ, लड़का है या लड़की? तो फिर मैंने उनको बोला लड़का है, और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि मेरा बेबी पूरी तरह से ठीक है ना, हेल्दी है ना? जैसा बोला जाता है कि बेबी जैसे ही बाहर आता है तुरंत रोने लगता है, लेकिन अगर ऑपरेशन से कोई बेबी बाहर आता है तो ये जरूरी नहीं कि वो तुरंत रोने लगता है। फिर ऑपरेशन थिएटर से लगभग 11:15 बजे के बाद मुझे निकाला गया। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगा उस समय। बेबी को एनसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, मुझे बहुत ज्यादा कपकपी हो रहा था, बहुत ठंड लग रहा था। गर्मी का मौसम था, आप सोच सकते 30 जून था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इतना ज्यादा कि मुझे 2 ब्लैंकेट ओढ़ाया गया, फिर भी मैं लिटरली कपकपा रही थी। मुझे स्पेशल ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया 1 घंटे के लिए। जब मेरा बॉडी का टेम्परेचर 1 घंटे में नॉर्मल हो गया, फिर मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया गया। तो ये था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस जो आज आपके साथ मैंने शेयर किया। इस पूरे स्टोरी के बाद मैं आपको यही बोलूंगी कि सही डिसीजन लेना सही टाइम पे बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपको नॉर्मल एज वेल एज सी सेक्शन दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए। और पूरी तरह से आप हर चीज का जानकारी रखें कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।